नमस्कार। बरसात का जब सीज़न आता है तो स्वास्थ्य की इतनी परेशानियां पैदा होती हैं। कभी वायरल फीवर आ रहा है, कभी नाक में कुछ परेशानी हो रही है, कभी गले में कुछ परेशानी हो रही है। वैसे तो ये सामान्य परेशानियां होती हैं, लेकिन इनका उपचार भी समय समय पर आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ नाक, कान और गले की कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जिनका कि हम ध्यान अगर नहीं रखें तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। आज इसी पर स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ में हैं चर्चा करने के लिए डॉक्टर सत्यमित्र जी। आप ईएनटी विशेषज्ञ ही हैं, साथ ही साथ आप पूर्व में महानिदेशक भी रह चुके हैं परिवार कल्याण सेवाएं उत्तर प्रदेश शासन में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सीजन चल रहा है, नाक कान गले की परेशानियां परेशान कर रही हैं। जी हाँ जी हाँ। तो इसके बारे में बताएं कि ये पहले नाक कान गले की परेशानियां, और जैसा आपने वायरल, बैक्टीरियल और जो इन्फेक्शंस वगैरह हैं, और जो उमस हो रही है, गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है, इन सबको आपने कहा है। उससे पहले थोड़ा सा परिचय में गले के अंदर और नाक के अंदर जो स्थिति होती है उसका मैं संक्षेप में देना चाहूँगा जी। हमारे नाक के अंदर पूरा रास्ता है जो पीछे तक जाता है, गले के पीछे तक, और वहाँ से फिर गला नीचे तक गले की हिस्सा होता है जो फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स में जो नाक के पिछला हिस्सा होता है उसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। जो मुंह में सामने दिखाई देता है, जिसमें काग दिखाई देता है, उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और सबसे नीचे जहाँ से हम स्वर निकलता है या भोजन नली शुरू होती है, वहाँ पे लेरिंगोफेरिंग्स होता है। इस तरह से 3 हिस्से होते हैं। नाक कान गले की नहीं, ये तो गले के हो गए जी। और नाक में अंदर पूरी जो खाल होती है, एक्चुअली खाल नहीं होती, म्यूकोसा होती है इसके अंदर, और पूरे जो फेरिंग्स है उसमें भी अंदर म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा इंटरनल लाइनिंग जो होती है, जैसे बाहर स्किन होती है, ऐसे अंदर की लाइनिंग को हम म्यूकोसा कहते हैं जी। तो पूरे में म्यूकोसा होती है। तो कोई भी बाहरी आर्टिकल आता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फॉरेन बॉडी हो, कोई भी चीज हो, तो सबसे पहले अटैक उस म्यूकोसा पर होता है। नाक की हो, गले की हो। तो उससे इस मौसम में चूंकि टेम्परेचर में परिवर्तन होते रहते हैं जी, और साथ साथ वैसे पता उमस भी होती है, तो ह्यूमिडिटी भी होती है, तो इन सब की वजह से जो हमारी नॉर्मल म्यूकोसा है उस पे सामान्य रूप से अगर हम टेस्ट करें, हम इसका माइक्रोस्कोप में अध्ययन करें जी, तो सामान्य रूप से भी बैक्टीरिया, वायरस पड़े रहते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता। हमारी जो रेजिस्टेंस पावर होती है उससे बचे रहते हैं। लेकिन जिस वक्त ये परिस्थितियां आती हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, उमस और ह्यूमिडिटी, उस वक्त वही बैक्टीरिया, वायरसेस वो एक्टिव हो जाते हैं और वो प्रभावित करते हैं हमारी म्यूकोसा को। जब वहाँ प्रभावित करते हैं तो उससे हल्की सूजन होती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अंग्रेजी में जिस हिस्से का होता है, जैसे नाक में है हम राइनाइटिस कह देते हैं, गले में होता है फेरिंजाइटिस कह देते हैं, टॉन्सिल इन्वॉल्व हो तो टॉन्सिलाइटिस कह देते हैं। इस तरह से उस हिस्से का एक हल्की स्वेलिंग बन जाती है। यानी कि जो रोगाणु होते हैं वो तो शरीर में पड़े रहते हैं जी, लेकिन ये मौसम ऐसी परिस्थिति, हाँ, ये बड़ा अनुकूल होता है, इसमें वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हम तरह तरह की, गले में खराश हो गई या छींकें आने लगी, गले में कफ आने लगा, ये परिस्थितियां बन जाती हैं। तो तीनों ही जो हमारे नाक कान गले की, अभी कान में नहीं लाया क्योंकि कान थोड़ा अलग है। अच्छा, कान अलग है, थोड़ा इससे अलग है। हाँ, उसमें देर में आती है परेशानी। जी जी। तो गला और नाक, इन दोनों में सीधे सीधे अटैक होता है। तो सबसे पहले प्रभावित होता है छींक से, गला खराश हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज, पहली चीज जो मैं हमेशा सबको बताता रहता हूँ, गरारे करना जी। गार्गल्स, 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें नमक डालें, सामान्य नमक, और उससे गार्गल्स करें, तो उससे जो म्यूकोसा की लेयर है जो हमने बताया, जिसको वो अटैक करते हैं, हम उसे बार बार उसकी सिकाई कर देते हैं। और सैलाइन होने से, नमक होने से, सैलाइन होने से उसके अंदर का भी वो जो है वो हिस्सा वो भी सही हो जाता है और हमको फायदा मिल जाता है। उनका जो अटैक होता है हम उसे काउंटर कर लेते हैं। उसके बाद भी दिक्कत रहती है तो फिर हम उसे एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक वगैरह दे के हम उसे ठीक करते हैं। यानी कि पहले स्तर का घरेलू
और करने वाला काम आपने gargles। बता दिया कि गरारे करें नमक के, सादा नमक के गर्म गुनगुने पानी के साथ। आपने जिक्र किया कि जो नमक है उससे अम्लीय जो वातावरण है वो खत्म हो जाता है थोड़ा। नहीं, अम्लीय खत्म नहीं होता जी। जब हम उसमें नमक डालते हैं तो अंदर और बाहर दोनों में एक इस तरह का सामंजस्य हो जाता है कि अंदर की जो म्यूकोसा है उसमें स्वेलिंग कम हो जाती है नमक की वजह से, तो वो सक्षम हो जाती है कि रोगाणुओं से प्रतिरोध कर सके। अब तीसरी चीज आपने कान कहा जी, तो कान के लिए मैं थोड़ा चित्र आपके सामने रखूंगा। ये हिस्सा बाहरी कान का है, ये जिसे हम पर्दा बोलते हैं, हम इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहां तक ये बाहरी कान होता है। फिर ये बीच का कान होता है जिसमें 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं एक दूसरे से मिली हुई। इनसे यहाँ जो हियरिंग, यहाँ जो ध्वनि आती है वो धीमे धीमे ट्रांसमिट होती है यहाँ पे। इसके बाद फिर इंटरनल ईयर आ जाता है, तो यहाँ से ध्वनि ट्रांसमिट इंटरनल ईयर में आती है, फिर इंटरनल ईयर से ये नसों द्वारा दिमाग में पहुंचाई जाती है। इस तरह से हम ध्वनि सुनते हैं। एक नली इसमें और होती है मिडल ईयर में, मध्य कान में, ये नीचे, ये गले के अंदर खुलती है आके। इसे हम यूस्टेशियन ट्यूब, ये हिंदी में कर्ण कंठ नाल बोलते हैं। इसके जरिए जो अंदर गले में टॉन्सिल में इन्फेक्शन हुआ, फेरिंग्स में इन्फेक्शन हुआ या नाक में इन्फेक्शन हुआ, वो यहां से ट्रिकल करके कान में पहुंच जाता है। तब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन पहुंचता है तो उससे ओटाइटिस मीडिया होती है, कान में दर्द शुरू हो जाता है, तो उससे आगे बढ़ के फिर ये दिक्कत शुरू हो जाती है। यानी कि गले के और नाक से कान में इस तरह से कान में इन्फेक्शन जो आते हैं कर्णनाल से आते हैं। जी जी जी। तो ये तीनों अंग जो हैं एक आपस दूसरे में इस तरह से मिले हुए हैं कि हम इलाज के लिए इन तीनों को अलग नहीं कर सकते। एक दूसरे का साथ इतना है कि जो ट्रीटमेंट हम देंगे वो तीनों में इफेक्टिव होगा और हम ये सोच के देंगे कि तीनों में ही वो इफेक्टिव होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए कि ये जो तीनों अंग हैं और इसके जो प्राथमिक इन्फेक्शन है जैसे वायरल है या सीजनल है, तो इसमें जो आपका गरारे का काम है वो सामान्य है, लेकिन फिर भी हमें बुखार आ जाता है और छींकें आती हैं। मैंने बताया ना, अगर वो चीज हम उससे काउंटर नहीं कर पाए तो हमको वो चीज शुरू हो जाती है। और जब इन्फेक्शन हो गया, जैसे फेरेंजाइटिस हमने नाम लिया जी, गले में इन्फेक्शन आ गया, राइनाइटिस नाक में इन्फेक्शन आ गया, इस तरह से, तो उससे फिर फीवर भी आएगा, खराश भी होगी, थोड़ा हल्का सा बुखार भी होगा। तो मतलब इस तरह से उसे करते हैं। तो उसमें फिर एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और दवा सब देते हैं, उससे कंट्रोल कर लेते हैं। सामान्य तौर पे इनसे कितने दिन में इन्फेक्शन? 5 to 7 डेज में कंट्रोल हो जाना चाहिए। बहुत सीवियरिटी हो तभी दिक्कत होती है, समय ज्यादा लगता है। ये तो वायरल परेशानियों की बात हुई जी। डॉक्टर साहब, इसके अतिरिक्त कुछ इन्फेक्शंस और भी होते हैं? जैसे अभी हमने आपको जिक्र किया, ये हमारा चेहरा है, ये माथा है, ये नाक है। नाक के अंदर नेजल कैविटी होती है जी, और इसके दोनों तरफ मैक्सिला बोन होती है, उसके अंदर खाली जगह होती है जी। और इसी तरह से अंदर भी कुछ बोन्स हैं, उनमें खाली जगह होती है जिसे हम साइनस कहते हैं। तो यहाँ वालों को मैक्सिलरी साइनस, इसके पीछे ऊपर जो माथे पे होते हैं फ्रंटल साइनस, इसके पीछे इथमोइडल साइनस और स्फिनोइडल साइनस होते हैं। सबकी हड्डी के अंदर ऐसे कोटर जगह, खाली जगह होती है। अच्छा। तो नाक के जरिए और सबका संपर्क, सब में से छेद, ऐसे छेद और नलियां इस नाक के कैविटी में खुलती हैं आके जी। तो नाक में अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो उन छिद्रों के जरिए, उस नलियों के जरिए उन सब साइनस में पहुंचता है, तो फिर साइनस अफेक्टेड होते हैं जी। तो साइनोसाइटिस की दिक्कत शुरू हो जाती है, हेडेक शुरू हो जाता है और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ये जो ये नाक के इन्फेक्शन है जिसको आप साइनस की बात कर रहे हैं, तो साइनस में पहुंच गए, ये वायरल होते हैं या बैक्टीरियल? दोनों हो सकते हैं। अच्छा, फंगल भी हो सकते हैं। अच्छा, फंगल भी हो सकते हैं। क्यों? ये चीज हमारी जो चेहरा है जी, जो हमारा ओरो, मतलब जो मुख है और नाक है, ये वातावरण पर सामने खुला हुआ है, जो आ रहा है सीधे अंदर जा सकता है। तो फंगल स्पोर्स भी आते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स भी आते हैं,
और वायरस भी आते हैं तो सीधे अटैक कर सकते हैं। साहब, फंगल इन्फेक्शन के बारे में आपने चर्चा कर दी है, तो ये थोड़े से गंभीर होते हैं, तो नाक के जो फंगल इन्फेक्शंस हैं जी, इसके बारे में थोड़ा आपसे पूछ लेते हैं। नाक के या गले के जो रिपीटेडली बार बार हमको एलर्जी होती रहे, बार बार हम इलाज करते रहे, छोड़ते रहे जी, उसकी वजह से ये फंगस जो है वहां आके सेट हो जाते हैं, क्योंकि वो जगह जो म्यूकोसा है वो साफ सुथरी नहीं रही, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो उसमें आके बैक्टीरिया फंगस आके अटक जाते हैं। अच्छा। और फिर अपनी ग्रोथ शुरू करते हैं। ये एक्यूट नहीं होता, तुरंत में फंगस का इन्फेक्शन नहीं होता, महीनों सालों में जाके इस तरह से होता है। अच्छा। तो गालों में हो सकता है और साइनसेस में पहुंच सकता है, राइना नाक के अंदर पहुंच सकता है, लेकिन इतना कॉमन नहीं है वो जी। सबसे कॉमन बैक्टीरियल, फिर वायरल और उसके बाद अगर फंगल होगा तो गंभीर होगा फिर आगे। नहीं, इतना गंभीर पहले हम गंभीर नहीं सोचना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इसी में एक चीज अब जब इतनी हो गई है तो एक चीज जो गले के अंदर हमने लेरिंगोफेरिंग्स का, लेरिंग्स मतलब कंठ, यहाँ पे आके यहाँ पे हमारा स्वर यंत्र होता है, अगर वहां तक इंफेक्शन पहुंच गया, दिक्कत पहुंच गई, लेरिंजाइटिस हो गई तो गला बैठ जाता है जी। अगर वो यहां तक है तो गला नहीं बैठेगा, लेकिन जब लेरिंग्स में पहुंच गई तो गला बैठ जाएगा। तो उसके लिए फिर हमको स्टीम लेनी पड़ती है, जो वहां तक गार्गिल नहीं पहुंच सकता, उसके लिए फिर हम स्टीम लेते हैं। स्टीम से जो उसके अंदर जो म्यूकोसा है उसकी, वोकल कॉर्ड की या लेरिंग्स की, हर जगह की, वो थोड़ी उसमें उसका इन्फ्लेमेशन कम हो। कुछ ऐसी बीमारियां जो कि क्रोनिक, जी जी जी, देखिए ये साइनोसाइटिस भी एक क्रोनिक डिजीज आज के समय में हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर खाली जगह है तो उसका प्रायः हम लोग सामान्य रूप से इलाज थोड़ा बहुत करके छोड़ देते हैं, वहां तक पहुंचते नहीं है। तो वो साल 2 साल में इतनी इस कदर बढ़ जाती है कि इसके अंदर इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है, क्रोनिक साइनोसाइटिस, तो उससे हेडेक रहने लगता है बाद में, तो उसका इलाज फिर लंबा हो जाता है। अच्छा, तो उसको हम चूंकि ध्यान शुरू में नहीं दे रहे इसलिए बढ़ता है वो। तो वो मतलब अगर इन्फेक्शन बढ़ गया है तो हम उसको किस कैटेगरी में लेंगे? मतलब उसमें अंदर जो अंदर खाली जगह होती है उसमें सिर्फ इन्फेक्शन है तब तो वो हम दवाओं से कर लेते हैं। कभी कभी उसके अंदर इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि पूरा जो खाली जगह है वो पूरा उससे म्यूकस से भर जाता है, उसके अंदर जो मतलब खाली जगह भरने से, तो फिर उसको हम खाली दवा से नहीं कर पाते, फिर ऑपरेटिव प्रोसीजर करने पड़ते हैं उसको निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कभी कभी होता है कि नाक से इन्फेक्शन हुआ और उसका जो है ना माथे में ऑपरेशन जाकर के होता है, वो ये भी हाँ, तो वो फ्रंटल साइनस, यहाँ फ्रंटल साइनस होता है जी जी, तो यहाँ से रास्ता ही हो, अगर यहाँ पे भर गया है वो तो यहाँ पे हेडेक होना शुरू हो जाता है, तो उसको उसका ऑपरेशन भी होता है। मतलब अच्छा, मैक्सिलरी साइनस का भी होता है, फ्रंटल साइनस का भी, एथमोडल का, स्फेनोडल, सभी का ऑपरेशन। इसके लिए फिर डॉक्टर साहब जांचें वगैरह जांचें होती हैं, सीटी स्कैन कराते हैं और सब करा के जब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ऐसा है तो हम फिर ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये जो हमने आपको आपके सामने रखा कि ये बाहर का कान है, देखने में कुछ नहीं है लेकिन इसमें मैल भर जाता है, जिसे हम वैक्स कहते हैं, ठेक कहते हैं, जो भी जैसा भी कहें, तो उससे भी दिक्कत होती है। तो उसको एक प्रायः हम लोग देखा होगा सड़क पे चलते हुए बहुत से लोग हैं जो कान की मैल निकालते रहते हैं। तो मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो सब गलती करते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं और निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनसे दिक्कत होती है और फिर बाद में वो हमारे पास आते हैं, झेलता है वो बेचारा जिसने इस्तेमाल किया हो। तो उसमें कभी कभी कान के पर्दे में छेद हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और प्रॉपर जो हमारे पास उसकी तरीके हैं वैक्स निकालने के, उसे हमें करवाना चाहिए। तो एक ENT स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें वैक्स जब भरता है कान में, तो कई लोगों के तो एक सामान्य है, वैक्स होता ही है कान में, लेकिन कई के एकदम ये साफ करवाया फिर हो जाता है कुछ समय के बाद में, क्या अंदर जो स्किन है कान के अंदर, जो बाहरी खाल है, जो कैनाल के अंदर खाल होती है, उसमें जिसकी खाल ऑयली है जी,
सेबेशियस ग्लैंड्स उसमें ज्यादा हैं तो उसमें बाहर के पार्टिकल्स आके चिपकते हैं तो उससे वैक्स ज्यादा बनती है। जिसके में सेबेशियस ग्लैंड्स कम से कम होती हैं उनके कान सूखे रहते हैं, उनके कान में वैक्स नहीं बनती, नहीं ये बनता, होता ये है। तो जिनके में है ऑयली तो हटेगा फिर बन जाएगा साल 2 साल में, इस तरह से होता है। और खास बात मैं बताऊंगा यहाँ पे जो समय कम रह जाएगा, फिर ये जो मिडिल ईयर है इसमें इन्फेक्शन नीचे से आता है, गले से, नाक से। तो जब वहाँ टॉन्सिलाइटिस हो गई, एडेनोइटिस हो गई या गला खराब है तो उससे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन आता है। मिडिल ईयर में अंदर इतना इन्फेक्शन भर जाता है कि उसमें स्वेलिंग हो जाती है और उसका जोर पड़ता है पर्दे पे, ये पर्दा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इस इतना कभी कभी बढ़ जाता है और स्वेलिंग की वजह से ये ट्यूब बंद हो जाती है तो इधर से निकल नहीं पाता, तो इधर पर्दे पे जोर मारता है, उससे पर्दा में छेद हो जाता है। अच्छा, तो इतना सीवियर अंदर अंदर इन्फेक्शन गले में हुआ, नाक में हुआ, उससे कान का पर्दा जो है अफेक्टेड हो गया और वो बड़ा एक गंभीर बात हो जाती है। तो इतना समय रहते ही हमें इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि ये स्थिति ना बने। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब, कान की परेशानी बच्चों में और ज़्यादातर ये बहने की, जी जी, तो यही है जो मैंने बताया ना, शुरुआत तो यही है। एक तरीका ये है। दूसरा कि किसी ने थप्पड़ मार दिया, इसी के क्रम में हम थोड़ा सा और कान में आगे जाएंगे। जब इंटरनल ईयर, इनर ईयर में हम जाते हैं तो इस इनर ईयर में 2 हिस्से होते हैं, एक सुनने वाला कॉकलिया, एक हमारे शरीर का संतुलन बनाने वाला ये होता वेस्टिबुल। तो ये 2 हिस्से होते हैं। तो अगर कॉकलियर में कमी आती है तो हमें सुनने में कमी आ जाती है, डिफनेस, बहरापन शुरू हो जाता है। और एक और बड़ी गंभीर बीमारी है कि कान में झींगुर जैसी आवाज आना, कान में गुन 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 होते रहना, कान में अजीब तरीके की नॉइस होना, ये भी बड़ी गंभीर स्थिति है और ज्यादा एज पे ही ज्यादा परेशान करती है। ये क्या होती है? जो टिनिटस बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, वैसे तो रिंगिंग ऑफ द ईयर अंग्रेजी में बोल लेंगे, कान में आवाजें होना। तो ये दिक्कत है, तो इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, फिर भी काफी समय तक लोगों को आराम जल्दी नहीं मिलता है, काफी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो ये आपने जो और एक और बोल दो, एक वेस्टिबुल वाला हिस्सा है जिसमें वो हमारी बॉडी का संतुलन बनाता है, उसमें दिक्कत आती है तो हमें चक्कर आने लगते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो। जैसे हम लेटे हुए हैं, लेटे से उठे तो सिर घूम गया, या बैठे से लेटे सिर घूम गया, इसको वर्टाइगो बोलते हैं। ये भी एक गंभीर बीमारी है। तो इनके लिए तो फिर ट्रीटमेंट फिर पूरे होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट है, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यहाँ बैठ के यहाँ पे आया हूँ तो मेरी इच्छा ये थी कि जानकारी दे दी जाए, इसको जाने आप। इसमें एक प्रश्न मेरा फिर से डॉक्टर साहब थोड़ा सा और एक संक्षेप में बता दीजिए। ये जो संतुलन वाली बात आपने बताई है ना, तो इसको थोड़ा सा बताइए कि जो संतुलन आदमी का बिगड़ता है, मतलब चक्कर आ रहा है, तो उसका संबंध कान की बीमारी से है? जी हाँ, अच्छा, प्राइमरीली कान की बीमारी। दूसरा ये आइज, आंख देखती है और वो कंट्रोल करता है। तो आंख अगर बंद कर लेते चक्कर में आराम मिल जाता है जी। ये अंदर इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स वो बना होता है। तो ये मुख्य जो रूप से कान की वजह होती है। तो इसका उपचार संभव? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बस थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि इंटरनल ईयर में जहां से ये वेस्टिबुल, जहां से ये एक छोटे छोटे कण होते हैं उसके इंटरनल ईयर में, जो एक तरल पदार्थ में तैरते रहते हैं जी, अगर वो हिलते हैं तो ये वर्टाइगो वाली स्थिति पैदा होती है। अगर वो सामान्य रूप से उसमें घूमते रहते हैं तो उससे दिक्कत नहीं होती। तो उसके लिए सबसे बड़ी इसमें जो आवश्यकता होती है, पेशेंट आराम करे, ताकि सिर को कम से कम हिलाए और आराम करते रहे। कुछ मेडिसिन देते हैं तो विद इन फ्यू डेज उसको आराम मिल जाता है। तो ये कान की एक ऐसी परेशानी है जो दिमाग को कोरिलेट करती है। बिल्कुल, दिमाग को कोरिलेट। कान का जो इंटरनल ईयर हिस्सा है वो, ये जो हड्डी है ना, ये वाली टेम्पोरल बोन कहते हैं, हाँ। इसके भीतर के हिस्से में वो रखा होता है और दिमाग का ही, मैं तो कहूंगा वो दिमाग का ही हिस्सा मानना चाहिए, बिल्कुल दिमाग से जुड़ा होता है। इन सब जो हमने स्थितियां बताई आपको, गले में
नाक में, कान में, इन सब में एक और गंभीर बीमारियां संभव हैं कि ट्यूमर्स हो जाएं। अच्छा। नाक के अंदर फाइब्राइड, बिना कैंसर वाला, जो कैंसर न हो ऐसे ट्यूमर भी हो जाते हैं जी, और वैसे कैंसर वाले ट्यूमर्स भी होते हैं। इसी तरह से गले में लैरिंग्स, गले का कैंसर हो जाता है, या अंदर मुख में उसका कैंसर। और बहुत एक बुरी आदत है, आप सबके सामने कहूँगा, गुटखा, तंबाकू, सुपारी खाने वालों की, उससे हम सब परेशान हैं। हम चिकित्सक इसलिए परेशान हैं कि जो आता है हम उसे देख के बड़े दुखी होते हैं, और जो आ रहा है वो तो दुखी है ही। तो हम चाहते हैं इस पे आप लोग कंट्रोल करें ताकि मुख के कैंसरों पर कंट्रोल हो। एक प्रश्न और है डॉक्टर साहब जी, वो आपसे ही संबंधित है। जैसे मुंह का जो हिस्सा होता है जी, अंदर का, जी, वो थोड़ा ना मांसल सा हो जाता है और दांत उस हिस्से को मतलब ना घायल करते रहते हैं। जी, तो ये नाक गले की जो समस्या है या ये किस मुख की है? अच्छा, ओरल कैविटी की है। जी जी। इसमें जो हमारे गाल हैं इनका टोन कम हो जाता है, तो उसके लिए उंगली से मालिश करके उसका टोन डेवलप करें और उससे बार बार दांतों से वो उलझे नहीं, दांतों से कटे नहीं। दूसरा ये दांतों को भी, दांत वाले डॉक्टर हमारे साथी हैं, उनको देख के उसे मैनेज करते हैं कि दांतों में कुछ कमी हो तो उसे पूरा कर ताकि आपस में उनका वो चीज न बनेगी। अच्छा, जो आपने गुटके की बात कही डॉक्टर साहब, तो जो कैंसर्स आ रहे हैं जी जी, ब्रज क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा है कैंसर। तो ये कैंसर जो आ रहे हैं, ये गुटके की इसमें प्रधानता है? प्रधानता नहीं, बहुत ज्यादा प्रधानता है जी। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लगभग 45 से 46 साल से पेशेंट्स देख रहा हूं जी। और आज की स्थिति में भी प्रतिदिन कम से कम एक पेशेंट ग्रोथ कैंसर का मुझे नजर आता है। प्रतिदिन मेरे ओपीडी में आता है, प्रतिदिन एक नया मरीज जिसको संभावना है कि जांच की यहीं पर एक बात और सुपारी और बोलूंगा। सुपारी से क्या होता है, सिकुड़ जाता है, भोजन नली सिकुड़ जाती है। अच्छा। भोजन उतरने में दिक्कत होती है और फॉलो इसके बाद स्थिति ये बनती है कि भोजन नली में भी कैंसर डेवलप हो जाता है। ये सुपारी का प्रभाव है, तंबाकू का प्रभाव है। तो आज की डॉक्टर साहब से बातचीत में जो 3 प्रमुख बातें हमको सीखने को मिली हैं या हमें जानकारी मिली है, पहला तो ये है कि सुपारी और गुटखा, जो कि अगर आपके ओपीडी में एक मरीज रोज आ रहा है, बिल्कुल, तो अब लगा लीजिए कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं। जी जी। तो सुपारी और गुटखा हमारे को किस तरह से निगल रही है, ये चीज़ सोचने की है। दूसरा है कि सीजनल बीमारियों में सामान्य सी बात है कि गरारे को न भूलें, गरारा करना ही है नमक के साथ में। और दूसरा, आपने तीसरा जो पक्ष सबसे मजबूती से रखा कि हमारे जो कान हैं इनकी जो देखभाल है, इसमें भी हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे बच्चों को शिक्षक या छोटे महिलाओं को घर में जो उनके प्रति हिंसा है वो सीधे उनको धकेल देती है कान की गंभीर बीमारी की तरफ में। इसके साथ साथ में कुछ गंभीर इन्फेक्शंस के बारे में भी आपने बताया। तो उम्मीद करते हैं कि सीजनल हो या क्रॉनिक हो, हम अपने नाक, कान और गले की जो परेशानी है उनसे बचाव कर पाएंगे। और ये जो जानकारी है आपके ज्ञान के स्तर को आगे बढ़ाने में और आपके स्वास्थ्य को, देखभाल को बनाए रखने में मददगार होगी। आपका हमें समय मिला, इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार और अपने सभी दर्शकों का नमस्कार।